नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर आगे सामने आ गई है, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। और अगर आज हो जाए आम चुनाव तो बड़े राज्यों में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। भारी नुकसान सर्वे में आए हैं, चौंकाने वाले नतीजे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संसद में उठाएंगे लद्दाख के लोगों के मुद्दे और उनकी आवाज दबाई जा रही है राहुल गांधी की दहाड़। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि ईवीएम हैक करके जीतती है चुनाव, सामना में बीजेपी पर तीखा वार, चुनाव आयोग को बताया कठपुतली। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए के खिलाफ 400 लोकसभा सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा विपक्षी गठबंधन इंडिया, संजय निरुपम ने दिया यह बयान। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वरुण गांधी पीलीभीत में खराब कर देंगे बीजेपी का खेल। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कदम पर बढ़ी सियासी हलचल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ और इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर आज हो जाए आम चुनाव तो इन बड़े राज्यों में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। सर्वे में आ चुके हैं चौंकाने वाले नतीजे। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन इंडिया और एनडीए अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है और आम चुनाव में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए दोनों ही रणनीति बना रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, जो एक सर्वे का नतीजा सामने आया है उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है और बड़े राज्यों में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है। और यहाँ पर सर्वे में बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। जी हां दोस्तों, दक्षिण के इसमें दो राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार, ये कुछ बड़े राज्य हैं जिसमें भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ बनाने में यहाँ पर हर तरह का प्रयास कर रही है, लेकिन सर्वे के नतीजे में भाजपा को निराशा हाथ लगी है और बीजेपी के अलावा उसके सहयोगी दलों को भी चुनावी नतीजों में फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी वाली एनडीए को 14, जबकि गठबंधन इंडिया को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। पंजाब में एनडीए को महज 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर भारत के इस राज्य में गठबंधन इंडिया को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें और वोट शेयर मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कुछ खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 48 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 20, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। और हाल ही में बदली महाराष्ट्र की सियासत का फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी इंडिया गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 24 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा को 18 पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, यानी कि एक भी सीट लाना मुश्किल हो सकता है। दक्षिण भारत की राज्यों की बात करें तो बीजेपी हमेशा से यहां अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब तक किसी चुनाव में उसे मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही रहने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का ही दबदबा रहने वाला है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 0 सीटें आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, 39 लोकसभा सीट तमिलनाडु की और उसमें से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी भाजपा। केरल में भी इंडिया का ही बोलबाला है और केरल में विपक्ष 20 लोकसभा सीटें जीत सकता है और यहाँ भी भाजपा के हाथ में 0 सीट लग सकती है। जी दोस्तों, तमिलनाडु और केरल यानी कि कुल मिलाकर 59 सीटें और यहाँ पर एक भी सीट 59 में से ना जीत पाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी बजाती है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है भाजपा का सुपड़ा साफ, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बयान, संसद में उठाएंगे लद्दाख के लोगों के मुद्दे और उनकी आवाज दबाई जा रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों के मुद्दे को संसद में उठाने का शुक्रवार को संकल्प जताया और आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक आवाज को दबाया जा रहा है और रोजगार को लेकर केंद्र सरकार के वादे झूठे निकले हैं। गांधी पिछले एक सप्ताह से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दौरे पर हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण पर परोक्ष तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं लद्दाख के कोने कोने में गया और युवाओं से, माताओं बहनों से, गरीब लोगों
लोगों से बात की। दूसरे नेता हैं जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूं। गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है और प्रधानमंत्री इस बात को नकार कर झूठ बोल रहे हैं। ये लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है और रोजगार के लिए सरकार के सभी वादे झूठे निकले हैं और मोबाइल नेटवर्क और हवाई सुविधा की कमी। अगली सदन में इन सभी मुद्दों को संसद में उठाऊंगा। इस स्वागत और मोहब्बत के लिए लद्दाख के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, राहुल गांधी लद्दाख के मुद्दे को अब अगले सदन सत्र में उठाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और अभी तक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है भाजपा, सामना में बीजेपी पर तीखा वार, चुनाव आयोग को बताया कठपुतली। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर हमला बोला। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया गया है और कहा गया है कि चुनाव आयोग से अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष ने ईवीएम के साथ ही चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। संपादकीय में लिखा गया है कि सत्य को कितना भी दबाने की कोशिश करें वो लावे की तरह बाहर आ जाता है। और बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा है कि मतदाताओं, तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुखपत्र लिखता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, बीजेपी की केंद्र सरकार का काम करने वाला ही बन चुका है। चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के अधिकारियों को लेकर उनसे मनचाहे अच्छे बुरे काम करवाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना व धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट के हाथ में दिए गए हैं, इस मनमानी पर मुहर लग चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए के खिलाफ 400 लोकसभा सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा विपक्षी गठबंधन, इंडिया संजय निरुपम का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश की कुल 543 में से लगभग 400 लोकसभा सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा करेगा। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने शनिवार को बताया कि हमने 400 से 425 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां हम इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास ऐसी सीटों पर भाजपा उम्मीदवार के विरुद्ध एक ही प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं। निरुपम ने कहा कि इससे मैं उत्तर प्रदेश को अलग रख रहा हूं। इसके अलावा तेलंगाना और उड़ीसा जैसे कुछ राज्य में जहां पर गैर भाजपा दल हमारे साथ नहीं है, इसलिए वहां बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करना संभव नहीं हो सकेगा। कुछ छोटी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं और कुछ निर्दलीय भी चुनाव में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी पीलीभीत में खराब करेंगे बीजेपी का खेल, लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कदम पर बढ़ी सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वरुण गांधी को लेकर लगातार एक चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही है। क्या वरुण गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के उम्मीदवार होंगे? ये सवाल इस कारण उठाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल वरुण गांधी ने पिछले दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रदेश एवं केंद्र सरकार को निशाने पर रखा है। वरुण गांधी की इस रणनीति के कारण लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठने लगे हैं। भले ही बीजेपी में उनको लेकर खुलकर कोई चर्चा ना चल रही हो, लेकिन दबी जुबान से कई नेता इस बार उनके टिकट की दौड़ में पिछड़ने की बात करते जरूर दिख जाते हैं। ऐसे में वरुण गांधी ने पीलीभीत में सक्रियता बढ़ाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी पीलीभीत में भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं? जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश भी भाजपा के लिए आसान होने नहीं जा रहा है क्योंकि भाजपा के अपने ही बड़े नेता वरुण गांधी पीलीभीत में भाजपा की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी हमने खबर में पहले आपको बताया कि कैसे 5 बड़े राज्यों में भाजपा का नुकसान होने जा रहा है, जिसमें केरल और तमिलनाडु में तो खाता भी भाजपा नहीं खोल पाएगी 2024 के चुनाव में। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश ने भी भाजपा को झटका दिया तो दिल्ली की गद्दी बेहद दूर भाजपा से हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे पर कांग्रेस नेता ने उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक तरफ कुछ राजनीतिक दल इसे सियासी कार्यक्रम बनाने की कोशिश बता रहे हैं तो वैज्ञानिक पीएम मोदी के दौरे से काफी उत्साहित हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिलने गए, देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया? ये गर्व की बात होती अगर ये रोड शो उन वैज्ञानिकों के साथ किया जाता जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। पीएम मोदी का रोड शो राजनीति से प्रेरित था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत का भाजपा पर हमला, बोले 2047 तक किसानों की जमीन उद्योगपतियों को दे देगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन
यूनियन राकेश टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि इससे बचकर रहना होगा और इस सरकार की योजना 2047 किसानों की जमीनों को उद्योगपतियों को देने की है, इसलिए जमीन बचाने को किसान को जागरूक रहने की जरूरत है। वृंदावन बिहारी लाल शीतगृह परिसर में आयोजित किसान और मजदूरों की महापंचायत में ट्रैक्टर लेकर आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएजी की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, कहा केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार, बेदाग नहीं है पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय में व्यापक भ्रष्टाचार है। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क अब 250 करोड़ के केंद्र सरकार बनवा रही है और आयुष्मान कार्ड की योजना में मृतकों के नाम पर भी पैसे का भुगतान हो रहा है। टोल प्लाजा में लूट मची हुई है और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बेदाग नहीं है। और ये बातें शुक्रवार को होटल रिलैक्स के सभागार में आयोजित कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं ये कांग्रेस के आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है और कम से कम सीएजी की रिपोर्ट पर तो प्रधानमंत्री संज्ञान लें। पूर्व सांसद फुरकान ने आरोप लगाया कि भाजपा इन विभागों में भ्रष्टाचार से पैसे बना रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भोपाल में पटवारियों का प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा लेकर सीएम आवास की ओर बढ़े पुलिस के रोकने पर हुए उग्र। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में वेतनमान विसंगति दूर करने, वेतन वृद्धि और पद वृद्धि जैसी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पर रहने वाले पटवारियों ने शनिवार को आंदोलन का मार्ग अख्तियार कर लिया। प्रदेश भर के पटवारी भोपाल में एकत्रित हुए तथा यहां पर अटल पथ से तिरंगा यात्रा निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, किंतु पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनका रास्ता रोक दिया और इससे प्रदर्शनकारी पटवारी उग्र हो गए तथा उन्होंने शासन के खिलाफ नारेबाजी आरंभ कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल कर रहे शरद पवार, राउत की दो टूक। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अपनी पार्टी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ युद्ध के मैदान में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और उनके सहयोगियों ने पार्टी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति चुनी है। अजीत पवार और राकांपा के 8 विधायक 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी में विभाजन हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 80 नेता 170 कमरे, संयोजक पर फैसला और लोगो लॉन्च। इंडिया की मुंबई मीटिंग में ये सब होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी मोर्चा इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है और शिवसेना की अगुवाई में होने वाले इस मीटिंग का खाका भी तैयार कर लिया गया है। कुल 6 मुद्दे को पेश किया जाएगा, जिस पर सभी से सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई की मीटिंग में लोगो जारी करने की रणनीति भी है और सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के लिए 3-4 लोगो तैयार किया गया है और इससे सभी नेताओं को इसे भेज दिया जाएगा। बैठक से पहले जिस एक लोगो पर सबकी सहमति बन जाएगी उसे जारी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, बैठक में गठबंधन के संयुक्त झंडे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कुछ नेताओं का कहना है कि गठबंधन का एक संयुक्त झंडा भी होना चाहिए। मुंबई बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के लंच की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, जबकि डिनर होस्ट शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे करेंगे और बैठक को सफल बनाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त टीम काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू में दिखा बंद का असर, जगह जगह हुए प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, सरोज टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर और संपत्ति कर लगाने के विरोध में जम्मू बंद का आह्वान किया गया है और बंद का असर दिख भी रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हुए शहर के सभी व्यापारिक व बाजार संगठनों ने सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बार एसोसिएशन, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना ठाकरे, युवा राजपूत सभा, सभी अन्य राजनीतिक व सामाजिक संगठन शहर के विभिन्न इलाकों में प्रशासन की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के मन में बसे मध्य प्रदेश बीजेपी ने लॉन्च किया इलेक्शन सॉन्ग, गाने से सीएम शिवराज गायब। जी हां दोस्तों, बड़ा राजनीतिक संकेत यहां पर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक गाना जारी किया है और शुक्रवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से इस गाने को जारी किया गया है। इस पूरे गाने में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कामों और उनकी छवि को फ्रंट पर रखा गया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने में जुट गई है। हालांकि गाने में शिवराज की लाडली बहन योजना और सीखो कमाओ योजना का जिक्र है, लेकिन गाने के बोल से लेकर उसके फिल्म
नामांकन तक में चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है। 4 मिनट 13 सेकंड के इस गाने के बोल हैं, मोदी के मन में बसे एमपी और एमपी के मन में बसे मोदी। इस गाने में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के विकास और उत्थान में, गरीब कल्याण में पीएम मोदी का योगदान है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह गाना बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है, और क्योंकि स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई, कम से कम मुख्यमंत्री को जो तवज्जो दी जानी चाहिए वो भी नहीं दी गई, इससे मध्य प्रदेश के लोग नाराज हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के किसी भी स्थानीय नेता को इसमें जगह नहीं दी गई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताइए, वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोसी उपचुनाव के पहले भाजपा को प्रदेश में बड़ा झटका, मिर्जापुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने थामा सपा का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून भले ही प्रदेश में अब ठंडा पड़ गया है, इसी क्रम में मिर्जापुर के वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश भारती ने घोसी उपचुनाव के पहले प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका देते हुए सपा का दामन थाम लिया और लखनऊ में उन्हें सपा की सदस्यता अखिलेश यादव ने दिलाई। भाजपा में अपना रसूख रखने वाले और साल 2021 में मिर्जापुर सिटी वार्ड नंबर 4 से भाजपा के टिकट पर पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ने वाले राजेश भारती की पहचान मिर्जापुर में बड़े भाजपा नेता के रूप में होती है। राजेश ने शनिवार को लखनऊ में सपा का दामन थाम लिया और उन्हें अपने आवास पर अखिलेश यादव ने सदस्यता ग्रहण कराई। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है और दलित वर्ग के बड़े चेहरे का दल बदलना बड़े संकेत दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मिर्जापुर संसदीय सीट से भाजपा के घातक दल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड के पीछे बीजेपी की नफरत की राजनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई पार्टी की नफरत भरी राजनीति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देश की छवि को खराब करती हैं। उन्होंने कहा कि वो दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करते हैं ताकि कोई भी इसे दोहराने की हिम्मत न कर सके। मुजफ्फरनगर में एक स्कूल शिक्षिका द्वारा अपने छात्रों से एक मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने और उसके समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी कई राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। खड़गे ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि यूपी के एक स्कूल में जिस तरह एक अध्यापिका ने धार्मिक भेदभाव कर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाया है, वो भाजपा आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का विचलित कर देने वाला परिणाम है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 30 सितंबर तक 22 केंद्रों में मिलेंगे स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, मॉडर्निटी और डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं आगे बढ़कर अपना योगदान दे रही हैं और इन्हीं योजनाओं में से एक इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना यहां पर, जिसमें लाभार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए स्मार्टफोन वितरण किए जाते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों व अन्य नागरिकों को लंबी लाइनों में लगना होता था। जानकारी के लिए अब बता दें कि लंबी कतारों से लाभार्थियों को मुक्ति दिलाने के लिए अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में कतार नहीं लगानी होगी, बल्कि इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल एवं मैसेज कर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाले बीजेपी सरकार की हार निश्चित, ये भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है, कमलनाथ का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरकार गिरने वाली है, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली बीजेपी सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल ले तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार का विस्तार है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जमकर बरसे हैं शिवराज सरकार पर कमलनाथ और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बोलती है बंद। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब गवर्नर को भगवंत मान की दो टूक, बोले राजस्थान जाकर बीजेपी का सीएम चेहरा बने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो वो वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, जिसके जवाब में अब भगवंत मान ने गवर्नर को जवाब देते हुए कहा है
कि एक आप काम कीजिए, राजस्थान में चले जाइए और बीजेपी का सीएम चेहरा बन जाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पर्यवेक्षकों के सामने भाजपा प्रत्याशी में समर्थक कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी, विरोध में नारेबाजी। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश चुनाव से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के सामने और फिर भाजपा पर्यवेक्षक के सामने राजकुमार मेव का विरोध किया और कार्यकर्ता भाजपा की मीटिंग में ही लड़ पड़े और एक दूसरे के साथ जमकर लत्तम जुत्ती कर दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नू हिंसा मामले में स्थगन प्रस्ताव लाएगा कांग्रेस, हरियाणा विधानसभा में हंगामा होने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार पर नू हिंसा की न्यायिक जांच से भागने का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम नूह में हुई हिंसा के संबंध में हरियाणा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। हिंसा की संभावना के संकेत मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने निवारण उपाय नहीं किए हैं और हिंसा से कुछ दिन पहले सीआईडी रिपोर्ट दे रही थी, इसके बावजूद सरकार ने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जी हां दोस्तों, सीआईडी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया और ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, सीआईडी की रिपोर्ट थी, लेकिन सरकार ने कदम नहीं उठाया। उसी के कारण नू हिंसा का ये मामला आया है और इससे बीजेपी को अब जवाब देना होगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।